एक तो मैं नहीं कराऊंगा आपको, नंबर 1। दूसरी बात, अभी जिन्होंने कही कि रिटायर हो रहे हैं, रिटायर सब हो रहे हैं। जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे, उन जो रिटायर हो चुके हैं, उनको 1/1/16 से उनका लाभ मिलेगा और उनका इन्वेस्टमेंट भी दोबारा रिवाइज होगा और इसमें कोई भ्रांति की बात नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं कि फिर के मुद्दे वाली बात हो रही है कि जहां पर 2 आदमी हो, वो हमको 2 आदमी मीटिंग करके बताएं कि जब सोमवार को सब जगह मीटिंग होती है, हम कार्यस्थल पर 2 आदमी थे, हम 2 आदमियों ने मीटिंगें की। आपको उस समय पर भोजन अवकाश में कहीं मेरा भी काम करना हो, 2 हो 3 हो, कार्यस्थल हो, कार्यालय हो, आप मीटिंग करके अपनी इच्छुकता प्रदर्शित कीजिए। खाली ये ना करिए कि फोन करके पूछिए कि भैया साथ में का क्या हो रहा है, आपसे पूछिए मीटिंग हुई, मीटिंग तो नहीं हुई। तो आपको पूछने का कोई हक नहीं है जब तक आप आपसे मीटिंग नहीं करते। आपने जो बताया कि सबको मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद भी कोई आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है, इसके बाद उसको भुगतान होगा तो बहुत अच्छी बात है। कर्मचारी हुए हैं, उनका संपूर्ण भुगतान हो चुका है। उनका भुगतान कुछ बकाया था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने फोन करके सारा पैसा उन लोगों को दिलवा दिया, जो है ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। केवल एक आदमी अभी भी रिटायर हुआ है, उसका संपूर्ण भुगतान का जो सारे भुगतान का जो है लेटर यहाँ आ चुका है। आपकी जानकारी में भी मैंने डाल दिया। बस बाकी सारे भुगतान हमारे यहाँ क्लियर हो चुके हैं। ये जरूर है डीपीएम साहब हमारे ऐसे हैं, उनको कर्मचारी भुगतान में बड़ी दिक्कत होती है। सारे भुगतान तो बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जहाँ कर्मचारी का 5 रुपए का भुगतान होगा उनको बहुत दिक्कत होती है। तो बड़े सीधे शरीफ हो जो है, और उसके लिए 500 का भुगतान है, तो इकाई अध्यक्ष होने के नाते मुझे उसके लिए भी 4 बार जाना पड़ता है उनके पास जो है। जल्दी भुगतान को जानकारी जो है हमने जो है डाल दिया था आपके पास भी, और शायद कहा था कि निगम साहब से ही मिल लीजिएगा। नहीं जानता तो उस आदमी की बात भी मत करिए, और बहुत जल्दी उसके हाथ से ये जो विधा है ये भी निकलने वाली है। मुझे अगर काश 4-6 महीने और रुकना होता, मेरा रिटायरमेंट 31 तारीख को है, तो मैं इनको इस औकात पे ला देता कि पैसे को तरस जाते और चेक काटना भी भूल जाते। यहाँ 1-2 बातें मैं और जोड़ दे रहा हूँ आप सभी के संज्ञान में। पहली बात तो आप सभी लोग किसी भगदड़ की स्थिति में ना आए। जैसे बाढ़ आती है तो लोग अलग अलग दिशाओं में लोग भागते हैं, ये स्थिति बंद कर दें और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक जगह स्थिर रहें। आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, जिस काल में आप गुजर रहे हैं ये बहुत ही संक्रमण काल है। इसमें इस तरह का चक्रवात उत्पन्न किया जा रहा है कि इस चक्रवात में आपको डुबो दिया जाए। अपनी साइटों पे मौजूद रहिए, इतना काम करिए कि बाहरी से किसी भी पीआरडब्ल्यू के आदमी को एक ईंटा रखने की नौबत ना आवे। यहाँ पर याद समझ लीजिए, पीआरडब्ल्यू नाम का शब्द हम बिल्कुल डिक्शनरी से मिटा देंगे, लेकिन कि जब आप लोग जी जान से बिल्कुल जुड़ जाएं और किसी भी आदमी को अंदर न घुसने दें। यही के ठेकेदार हैं, यही के इंजीनियर हैं, उन्हीं के रखे लोग हैं, वही पीआरडब्ल्यू कर रहे हैं। जहां तक 7वें वेतनमान की बात है, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। 7वें वेतनमान में कोई दिक्कत नहीं है, केवल डंडा चला के नहीं पूरी होती है। सचिवालय में जाके मुख्यमंत्री के डंडा मार देने से पत्रावली नहीं होगी, पत्रावली चलने से होगी, और जिसमें जितनी जी जान लड़ाई जा सकती है उतनी लगा दी गई है, और बहुत जल्दी आपको उसका लाभ मिलेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रही बात इसके कि जो लोग कह रहे हैं, दुबे जी मेरे साथ बहुत समय रहे, बड़े सूझबूझ के और योग्य आदमी रहे, मेरी कार्यशैली भी जानते हैं, तो ये बता दें कि सभी को 1/1/16 से मिलना है, और जो इस मुगालते में है कि कोर्ट में जाने के, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको इस चीज को और क्लियर कर दूं, आज आप तकनीकी रूप से मेरे से ये बात समझ लीजिए। कोर्ट केवल उसी मामले में इंटरवेंशन करती है जहां पर कोई नियमों के विपरीत उत्पीड़न हो। आप सभी के मामले में किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं है, तकनीकी पक्ष है जिसकी पत्रावली शासन से 50% अप्रूव हो चुकी है। वेरी गुड। 50% प्रक्रियात्मक जो अन्य विभागों में जाती है, जैसे वित्त विभाग है, सार्वजनिक उपक्रम विभाग है इत्यादि वगैरह वगैरह, उनकी अपनी एक गति है। उनसे पूरा होने के बाद आपका शासनादेश जारी होगा। इसमें 12 दिन भी लग सकते हैं और 42 दिन भी लग सकते हैं, इसकी गारंटी भगवान के अलावा कोई भी नहीं ले सकता। आपका विश्वास बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह, चट्टान की तरह रहना चाहिए कि आपको मिलेगा।
और अदालत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया खर्च करने पे अदालत एक डायरेक्शन इशू कर देगी गवर्नमेंट की, अगर नियमानुसार हो। मेरे पास रोज मुकदमे आते हैं, मैं ग्रेजुएट का सचिव हूँ। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे साथी 20-20 हजार रुपया देते हैं। दुबे जी जानते हैं कौन है वकील, और 5,000 रुपया कंटेम्प्ट करने का सेतु निगम का वकील लेता है, वो भी उसमें साझीदार है। मैंने ये बात एमडी को बता दी। और मजे की बात ये है, कोर्ट से इतना पैसा खर्च करने के बाद हमारे साथी ये लिखा के लेके आते हैं, द केस इज नॉट एडजुडिकेटेड। आप लोग नोट कर लीजिए, घर में सबके बच्चे होशियार हैं, डिक्शनरी में पढ़िएगा एडजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है। द केस इज नॉट एडजुडिकेटेड मतलब अदालत इस मुकदमे का कोई फैसला नहीं कर रही है। 25,000 रुपया देने के बाद जितने लोगों ने मुकदमा किया, सबसे कागज निकाल के देख लीजिए, उसमें अंतिम प्रस्तर से ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, द केस इज नॉट एडजुडिकेटेड। तो भैया हम भी तो कहते हैं, सरकार भी कहती है, बाएं चलो सड़क पे थूको मत। इधर उधर की बातों में ना आए, बिल्कुल दृढ़ता के साथ खड़े रहें। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगा कि आपको काम करना पड़ेगा। देखिए जापान की स्थिति ये थी, जापान में जब हड़ताल होती थी, आप लोगों में से पढ़ा होगा, तो वो लोग फैक्ट्री में इतना काम करते थे, अंदर से ताला लगा देते थे कि फैक्ट्री बंद नहीं होती थी, वो अराउंड द क्लॉक चलती रहती थी। तो अगर कोई स्थिति आती है तो 3 शिफ्ट में काम चलाइए, जाने मत दीजिए किसी को। और एक ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि लोग भी थर्रा जाए कि सेतु निगम के कर्मचारी कितने कर्मठ हैं। तो भैया आप अपनी बात जारी रखें। धन्यवाद सर। सुल्तान बुलेट में 64 कर्मचारी कार्यरत हैं, और 64 ऐसे हैं कि यदि मैं एक शब्द कह दूं कि ये काम बंद हो जाए तो काम बंद हो जाएगा तुरंत। जो सारे कर्मचारी एकजुट हैं, सारी साइडों में मैं जाता हूं। तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता। 28 फरवरी को रात में एक तूफान आया सेतु निगम में, और इतने फोन आए, अरे कोर्ट से 7वां वेतन हो गया, कोर्ट से 7वां वेतन हो गया। भैया 7वां वेतन कोर्ट से हो गया तो जाके ले। अब फोन कर रहे हैं लोग, भैया हो गया तो ले लो। हमने कहा हमें तो नहीं जानकारी भैया कोर्ट से क्या ऑर्डर हुआ है, ना हमारे पास है, तुम लोग जानकारी है तो तुम लोग ले लो जाके। और उसके बाद आधा घंटा बहस कर रहे हैं, वो कर्मचारी हित में काम कर रहा था तो क्यों मारे। तो हमने कहा भैया जाके पूछो, वहां में तो था नहीं, क्यों मारे। तो हकीकत जो है, मारे क्यों ये आप लोगों को नहीं पता है। झगड़ा करने वाले को मारना ही चाहिए ना। नहीं, उसने जो है कहा 20-20 हजार रुपए दीजिए आप लोग, और मैं 1 हफ्ते के अंदर 7वां वेतन लगवा दूंगा। और हमारे नेताओं को गाली दिया, अब गाली दे करके जो है उसमें कोई आदमी ऐसा नहीं कि सारे लोग जो है उसी के, हमारे भी आदमी वहां थे, और उन्होंने उसको टेप कर लिया और टेप करके भेज दिया, मैसेज कर दिया। जब वो गाली देगा, 20-20 हजार रुपए चंदा मांगेगा, इकट्ठा करेगा और कहेगा मैं 1 हफ्ते में दे दूंगा, और नेताओं गाली तो मार नहीं खाएगा। रही बात इशरत भाई बता रहे थे अभी कुशवाहा जी वाली बात, उनकी वो कंडीशन थी, बॉम्बे से वो ऑपरेशन करा के आए थे, जबरदस्ती राम समारे ठाकुर घर पे उनको बैठ करके जबरदस्ती वो जाने की छूट नहीं दे, घर में मना किया, लेकिन वो 3 दिन पड़ा रहा और जबरदस्ती उनको मुरादाबाद ले गया चुनाव कराने के लिए। और वहां पर खान पीन में तमाम परहेज होता है, क्या किया क्या नहीं किया उसमें। वहां पे नारायण सिंह का एक्सीडेंट हो गया, नारायण सिंह कुशवाहा को भी आप लोग जानते होंगे, वहां भी रुक गए, जो है वो भी पुराने साथी थे। और वहां से आने के बाद 10 दिन के बाद जो है उनका इंतकाल हो गया। बड़ी दुखद घटना घटी। आज हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग कभी उनके साथ हुआ करते थे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 7,500 कर्मचारी सेतु निगम में थे और इस प्रांगण में इकट्ठा होते थे, धर्मराज कुशवाहा के साथ थे और मैं उनका केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। उसमें हुआ कि एसोसिएशन का जो है रजिस्ट्रेशन गलत है। मैंने पर्स खर्च किया, मैंने संयुक्त कर्मचारी संघ का
रजिस्ट्रेशन करवाया कुशवाहा जी के साथ में। दुर्भाग्य रहा, कुशवाहा जी क्यों फेल हुए? पूरे लोग साथ में थे। मुख्यालय में कुशवाहा जी कमजोर थे। उनको जगह दो। मुख्यालय में कुशवाहा जी कमजोर थे। और मैं आपसे बस शॉर्टकट में यही बताना चाहता हूं कि जब 7,500 कर्मचारी धर्मराज कुशवाहा के साथ थे, मेरे साथ थे, सब लोग थे और मुख्यालय में फेल हो गए, तो सिलेंडर जैसे कितने सिलेंडर पैदा होंगे, मुख्यालय में नहीं चल पाएंगे और कोई संगठन आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे दुष्टों की कौन दबाई, जूता चप्पल। जब बहाल करवाने गए तो धर्मराज कुशवाहा ने कहा कि आज के बाद तुम नेतागिरी नहीं करोगे और तुम अध्यक्ष नहीं होगे। इस्तीफा के वहां अध्यक्ष बनाया गया, इनको अध्यक्ष से हटा दिया गया और उनसे कहा गया कि जो घनश्याम पांडे कहेंगे वो तुम करोगे। तो इसको जो है गाड़ी पे कंडक्टरी में रख दिया गया, गाड़ी पे कंडक्टरी करने लगे। अरविंद देव के लिए लिखा उसने कि अरविंद देव को मारा। अरे अरविंद देव को क्यों मारा सारे लोग जानते हैं। हाँ, कैजुअलिटी हो गई। तरस वहां से तरस के बोल्ट हाथ खोल के लाए। जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि अरे वो मर गए, हम कलम तो दे रहे हैं। बात विवाद कुछ हुआ तभी हुआ ना, लेकिन तुम आज आप अरविंद देव के जो है हमदर्द बन गए। तुमको जब अरविंद देव का वहां मैकेनिकल का चार्ज हुआ तो सबसे पहला काम किया, शैलेंद्र सिंह को गाड़ी से हटा दिया अरविंद देव ने। एससी वर्मा साहब जो है एमडी थे, वो गए थे, मैं गया वहां, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे। मैं बात कर रहा था, जैसे वहां से गए 50 गाली अरविंद देव को शैलेंद्र सिंह ने दिया वहां पे, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सारे कर्मचारियों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि उनको गाड़ी से हटा दिया गया। बाद में अब क्योंकि घनश्याम पांडे की भी अनुमान की बात थी, उन्होंने रखा था, दोनों लोगों में ऐसे हो गए। मेरे पास आए सिद्दीकी भी है, उस समय थे वहां पे। मेरे पास गए, कह रहे आजम मेरा साथ दोगे? मैंने कहा क्या हुआ? कहने बल्लास सरन से बैक डेट में, क्योंकि वो डीपीएम से हटा दिए गए थे वहां से, बैक डेट में गाड़ी पे ऑर्डर कराना है। बैक डेट में मैं ऑर्डर करवा के ले आया उनसे गाड़ी पर। जब ये हटा दिए गए और दूसरे क्लीनर को अरविंद देव ने भेज दिया बड़ौदा, ये खाली हो गए तो रोते फिर रहे थे। मैं लेकर के गया बीके गुप्ता साहब के घर पर। उस समय के वहाँ के परिवहन प्रबंधक थे, मेरे बहुत अच्छे संबंध थे उनसे, मेरे यही भी रहे। ये गए वहाँ पे, आपको बताऊं, ये बुखार छोड़कर रोने लगा। जब रोने लगा तो तरस खा करके उन्होंने कहा कि जाओ हम तुमको दूसरी गाड़ी पे कर देते हैं। हमने कहा आप दूसरी गाड़ी पे कर दीजिए। अरे यार, अपने तुम क्या संघर्ष करोगे, क्या इतने लोगों की लड़ाई लड़ोगे कि एक झटके में गाड़ी से हटा दिया तो जाके टिप्पे में घर पे रो रहे हो पैर पकड़ के, हैं? और तुम नेतागिरी करोगे इतने लोगों की? इसका इलाज बता दीजिए कि सभी लोग एक इलाज ही बताइए कि अगर ये आपकी इकाई में कोई जाता है या कोई भी कोई आती है, आप सभी से सिलेंडर क्या खुदा ना सिलेंडर क्या हो गया? सिलेंडर सिंह आजाद तो क्या बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं आप सभी अब मेरा मेरा सभी साथियों से ये अनुरोध है
सरकारी मुर्दाबाद, सरकारी मुर्दाबाद, इसराइल की संघर्ष करो, इसराइल की संघर्ष करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और हर इकाई का जगह से लोग कहते हैं, तो ये पहले हुआ था कि रिटायर हो जाएंगे, सीट खाली होगी तो उनको नियमित कर दिया जाएगा। आप सक्षम हो भाई, आप देखो भैया यहाँ देखेंगे। रही बात है कि आप साथ तो ऐसे लोग हैं, निगम साहब हमारे जैसे हैं, जैदी साहब जैसे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद में भी आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप लोग नाश्ता लाते रहते हमेशा से। आप साथ तो पहाड़ खड़ी है, पहाड़, फिर भी आप लोग छोटी छोटी बातों को लेके बार बार रिपीट करते हैं। अरे भाई कौन क्या कर रहा है, तुम सक्षम नहीं हो? अगर कोई आता है गलत बोलता है करता है मारो उसको, कोई गलत काम रोक नहीं रोकते हो। आपको गलत काम रोकना चाहिए। ज्यादा मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 बातें कि भाई हमारे सक्षम है और उनके साथ सक्षम लोग लगे हुए हैं। एक से तो सक्षम है हमारे निगम साहब से, मतलब इतने बड़े अधिकारी हैं हमारे जैन साहब जो रिटायरमेंट लोग आप सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आप जो है अपनी अपनी इकाई देखिए और बिहार को देखते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं कल्लू गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा। उपस्थित दूर दराज इकाइयों से आए हमारे अध्यक्ष महामंत्री तथा उपस्थित साथियों, यहाँ पर एक प्रकरण इस तरह का चल रहा है जैसे टीवी में डिबेट चलता है, एक ही चीज को दिन भर 24 घंटे दिखाया जाता है। कुल गिरा था अपना बनारस में, तो 3-4 दिन लगातार दिखाया गया, हाईलाइट होता रहा। शैलेंद्र सिंह 4000 लोग अभी हैं, 4000 कर्मचारी हैं। 4000 कर्मचारी में एक शैलेंद्र सिंह इतने बड़े तोप हो गए कि आज साला घंटों से उन्हीं का डिबेट चल रहा। बड़े शर्म की बात। अरे जहाँ तुरंत निपट लो। यहाँ आके लंबे भाषण देने से अगर आपके साइड पर गए जो दोगलागी नहीं करे। ये सेतु निगम हमारा घर है, ये हम एक निगम परिवार के, निगम ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारे संगठन ने हमको बहुत कुछ दिया है। IAS PCS बनेगा, किसी का बच्चा इंजीनियर बनेगा। आज वो नौबत आ चुकी है कि 4th क्लास कर्मचारियों के भी बच्चे IAS PCS और इंजीनियर हैं। और अगर वो देन है किसी की तो संगठन की और सेतु निगम की देन। हमें गर्व करना चाहिए अपने सेतु निगम पर और अपने नेताओं पर। हमें इन गद्दारों को लुच्चों लफंगों के जो अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, मात्र कुत्ते की तरह टुकड़े की तरह रोटी खाने के लिए जो बैठे हैं, ऐसे गद्दारों को जूते से बात करिए, जूते से सीधा जिस साइड पर भी जाए, वही नहीं केवल शैलेंद्र सिंह ही नहीं, उनके साथ अगर और कोई भी मिले तो। ये सिलसिला इस तरीके का है 7वें वेतन का, वो बात हम और आपके सबके समझ में आ गई। और रही बात आदरणीय अध्यक्ष महोदय की, तो मैं खुद इस बात को कहता हूं कि 2009 से मुझे समझ में आया कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं। मैं अपना ग्रेजुएट ही जानता था, पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन मैं जानता नहीं था ये होता क्या है। तो DA से लेकर के जो एक राजकीय कर्मी को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो हमारे आदर की भांति हम लोग समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर रहे। 7वां वेतन शासन के पास क्रम बाई क्रम संवैधानिक तरीके से हमारे आदरणीय इसराइल महोदय जी ने पढ़ाया, और उसमें कहीं किसी प्रकार से अराजक तत्व ने आकर के उसका नाम मैं इसलिए नहीं लेता कि ऐसे व्यक्तियों का नाम लेने से वो व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि हम हाईलाइट हो रहे हैं, हम बहुत बड़े बहादुर हैं, इसलिए सब लोग चिंतित नहीं। कुछ नहीं है, केवल मात्र हमको ये इस समय संयम की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है, साहस की जरूरत है, और हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जो मार्गदर्शन उनको बताएं, उनके साथ चल के अपने हक को हासिल करने की जरूरत है। और अपनी इकाई की समस्याओं में कि हमारे अध्यक्ष और मंत्री जो चुने जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष मंत्री का पद लेना अच्छी बात है, लेकिन जो है अधिकारी को अरुण कुमार गुप्ता जानते हैं आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, तो और जो एक और है, तो मैं जाकर के मैंने इस तरह की बातें की जो 50% झूठ थी, 50 सही थी। तो वो एकदम भड़बड़ा गया कि अब मामला गड़बड़, अब पटरिया अगर नाराज हो गया, अब जाने क्या होगा, सीधा सांसद के यहाँ चला गया। तो कहीं ना कहीं से अधिकारी अगर बदतमीजी करता है
तो आप स्वयं उसका विरोध करिए। अगर चारों तरफ से रास्ते जब बंद हो जाएं, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास बहुत बर्डन है, बहुत गवर्नमेंट को फेस करना है। आपके सातवें वेतन के लिए क्रम बाई क्रम संवैधानिक तरीके से मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और दूसरी चीज, जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था, आदरणीय निवेदन करता हूँ, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बेनकाब कर दो उसको जो हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष महोदय के रास्ते में रोड़ा बन के आ रहा है, वो हमारे रास्ते में रोड़ा बन के नहीं आ रहा है। प्यारे दोस्तों, समस्त लोगों के भविष्य के लिए रोड़ा बन के वो आ रहा है। अगर वो कहीं मिलता है, और वो मेरे छोटे भाई ने भी बताया था कि गाली गलौज करता है वो आदमी, उसकी वाणी में संयम नहीं है। अगर हमारे ओली इकाई में वो कभी आया और बदतमीजी करने की कोशिश की, तो किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे अध्यक्ष और मंत्री यहाँ बहादुर ईमानदार बैठे हुए हैं, हम लोग खुद अपना खेल कर लेंगे। और आदरणीय शिशिर गुप्ता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे सब युवा साथी हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनका उत्साहवर्धन करिए। ठीक है। ये सब होता है कि हम भाई इशरत जी के साथ में रहेंगे, तो बोल रहा है दुनिया बोलने दो, हम इशरत भाई के साथ में। और हमारी इकाई से कोई भी कर्मचारी एक छोड़ करके नहीं जाने वाला, ये जानते हैं। ये बात एक भी व्यक्ति चर्चा नहीं करेगा कि किसी दूसरी यूनियन में जा रहा है। और हम केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी से एक गुजारिश करेंगे, सबने 7वां वेतन के लिए कहा और सभी ने सारी बातें अपनी बताई। हमारी इकाई में कोई समस्या नहीं है। हम एक समस्या के बारे में पूछेंगे श्री अध्यक्ष महोदय जी से, जो हम लोग 10,000 5,000 रुपए का दीपावली में तोहफा दिलवाया था, वो उसका या तो हिसाब करवा दे, या कटना है तो फिर किस्तों में करवा दे। ये 10,000 वाले में ये है कि हम लोगों ने देखिए वो छठे में उसमें से हिस्सेदारी थी, इसीलिए 10,000 और 5,000 रुपया दिया गया था। मगर चूंकि वो काम नहीं हो पाया और वो बराबर कटौती की कोशिश की गई, तो हम लोगों ने ये तय किया था कि जब 7वां वेतन लग जाएगा उसी में उसको कटवा देंगे। रिटायरमेंट वालों को कट ही रहा है 10,000 रुपया, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका 7वें वेतन के एरिया में कटवा इकाइयों में अगर पहले लागू हो जाता। ये जरूरी है, क्योंकि जिस दिन रिटायर होता है आदमी उसकी तनख्वाह से नहीं, रिटायर वाले को तो मजबूरी काटना, रिटायर का मजदूर। और इसी के साथ हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हम आपके साथ में जय हिंद जय भारत। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इलाहाबाद से श्री राजेंद्र जी से मैं मंत्री एवं उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, हम सभी लोग आज केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में उपस्थित हुए हैं और इसी संबंध में हम इलाहाबाद से लगभग करीब 10 लोग आए हुए और ये ज्यादा कुछ ना करके हम सिर्फ ये अपना सोमवार को मीटिंग करते हो कि नहीं करते हो। हम लोगों ने करीब 6 सोमवार को हर साइड पे घूम गया है कि साइडों पे उसमें ये सफा जो शासन या एमडी को जो भी लेटर दिया गया है कि भोजनावकाश के समय आधे घंटे 10 मिनट के लिए मीटिंग की जाएगी। उसमें हर आप लोग जानते हैं जहाँ भी कर्मचारी है, जहाँ 4-4 5-5 ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। दूसरी बात ये है कि समस्या यहाँ से जो आदेश एक जियो निकलता है, जिसे अभी आप 2014 में एक एक्सीडेंट हुआ हमारे पाल पट्टी पे जो है राजेंद्र सिंह चौकीदार का, उस समय हम ऊंचा हार को इशरत भाई को हमने फोन किया कि ऐसी घटना घट गई है, लेकिन हम देखे नहीं थे। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल शनिवार है, कल तुम चले जाओ, आज शाम हो गई। सुबह हम निकले वहाँ जा करके देखे तो 2 कर्मचारी जो अपने विभाग के थे वही बेचारे वहाँ लगे हुए थे। वहाँ न कोई जेई था न कोई यही था।
वहाँ हमने फोन किया, यही को सारे लोग स्विच ऑफ करके रखे थे। अब रात में अगर हो सकता है कि अगर मेडिकल से लेके ना आते प्राइवेट अस्पताल में, तो अभी केंद्रीय कार कमी बनेगी। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे इसको संशोधन करवाते हुए मतलब एक सफा एक आदेश निकलवाएं कि अगर इस तरीके से किसी भी तरह किसी इकाई में घटना घटती है तो वो पैसा तत्काल अगर एप्लीकेशन लिखा जाता 50,000, 60,000, 25 जो भी जिस हिसाब से है मतलब उसको एडवांस दिया जाए। इसमें पीएम से अनुमोदन करवाने के बाद पीएम से हम लिखवा दे, अकाउंटेंट के पास गए, अकाउंट अरे यार कैसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई ग्रेजुएटी विभाग को हमने दे दिया है, लेकिन उनका अभी तक ग्रेजुएटी पेमेंट नहीं हो पाया। राम प्रकाश अभी उस दिन आया था, वहाँ से इकाई कार्यालय से नेता प्रमाण पत्र आ चुका, उसका ग्रेजुएटी पेमेंट नहीं हुआ। परेशान होता है, फिर लिख के आता है, फिर जाता है, तब जाके पेमेंट। अब बहुत साधारण हो जाए कि मतलब किसी के आए। आपकी बात पूरी हुई। ऐसा है जो चौकीदार कहने ने बताया था उसका पूरा ये कट गया था, जनरेटर में 16 केवीए का जनरेटर था, उसमें लोचा फंस गया था। इसीलिए लिखी गई है कि बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में उसका इलाज हो, जिसके उससे जीवन रक्षा की जाए। तीसरी एक बात मैं और आपके संज्ञान में ला दे रहा हूँ। अब हम लोगों ने निदेशक मंडल से भी बात की है कि आप सभी लोगों का एक चिकित्सा बीमा किया जाए, सभी लोगों को एक मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, एक कार्ड दिया जाएगा जो कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, अखबार में आप लोग पढ़ते हैं। आपको उस कार्ड को लेकर के और अस्पतालों की लिस्ट होगी, आपके जिले के 15-15, 20-20 अस्पताल होंगे, उस अस्पताल में जाना है और वहाँ 4 आने पैसे नहीं देने हैं, आपका पूरा इलाज होगा और ऑनलाइन उसका बिल यहाँ पर मुख्यालय पर आएगा। ये निदेशक मंडल से अप्रूव हो गया है। क्योंकि शासन में ये व्यवस्था खुद अभी लागू नहीं हो पाई थी, इसलिए शासन से इसका अनुमोदन नहीं हो पाया। अभी 2 दिन पहले मैंने इस प्रकरण को शासन को संदर्भित किया हुआ है। आशा करता हूँ डॉक्टर साहब रिटायरमेंट के बाद आऊंगा तो जरूर देखूंगा कि तब तक ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और आप लोग उससे लाभान्वित होंगे। प्रयास उसमें ये भी है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको और आपके आश्रितों को 75 साल तक ये सुविधा उपलब्ध हो। आप सभी को जो सुविधा उपलब्ध हो, उसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको देता हूँ। बात हो गया, जितना भी खर्चा। धन्यवाद। हमारे यूनियन के सर्वे सर्वा और अध्यक्ष और पूरी एक तरह से उत्तर प्रदेश कर्मचारी एम्प्लॉइज यूनियन की एक जान है और वो फिर से हम लोग की कमान संभाले। और मैं ये चाहूँगा कि इशरत भाई 7वां वेतन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम लोग का जो सहयोग बन पड़ेगा, हमारी इकाई बनास प्रथम से और बनास दीदी से हम पूरे कर्मचारी समस्त सहयोग देंगे और हम आपके समस्त साथ हैं। धन्यवाद। महावीर प्रसाद जी गाजीपुर से अध्यक्ष और हमने तो बहुत सुना जैसे शैलेंद्र जी हैं, शैलेंद्र जी एक हवा बन चुके हैं कि आप हमारे बनास 2 हो चुका है। इसके भाई जब भी हमको अपने जितने हमारे कर्मचारी हैं 116 अध्यक्ष मंत्री, आज हम लोग जो है केंद्रीय द्विवार्षिक चुनाव अधिवेशन में शामिल हुए और शामिल होकर एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे से मुलाकात होकर के बड़ी खुशी हुई। हम ये अपने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वासन ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पूर्वांचल में गाजीपुर इकाई, वाराणसी इकाई के समस्त कर्मचारीगण आपके साथ हैं और एक भी आह्वान पर तन मन आज की तारीख में वाराणसी इकाई में और गाजीपुर इकाई में किसी भी कर्मचारी के साथ कोई विशेष समस्या नहीं है। समस्त भुगतान समय से हो चुके हैं और जो सेवानिवृत्त होते हैं उसी दिन उनके समस्त भुगतान इकाई स्तर का तत्काल करा दिया जाता है। तालियां बजाइए भाई। विदाई समारोह वाइज्जत उनको उनके घर तक फूल मालाओं के साथ पहुंचाया जाता है और
बस इतना ही केवल कहना है कि हम लोग पूरे पूर्वांचल जो है अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ है, पूर्ण विश्वास के साथ। धन्यवाद। सारी ताकत झोंक दी। कानपुर इकाई जो बदनाम इकाई गिनी जाती थी, आज की डेट में सबसे अच्छी इकाई हो गई है। रही बात वसूली की भी प्रक्रिया खत्म कर दी है, क्योंकि मेरे आने से पहले कानपुर में मैं तो यूनियन को और यूनियन को जानता ही नहीं हूँ, कौन सी यूनियन किसके नाम से क्या यूनियन है। कई यूनियनों ने वहां से वसूली की है, पेंशन की। बोला मैंने पेंशन बहाली की केस लगा हूँ, मुझे 2000 रुपए दो, मुझे 4000 रुपए दो, ये भी दिया गया वहां से पैसा। और आने के बाद मुझे सुनने को मिला उस चीज को, फिर मैंने उन लोगों को समझाया। मैंने कहा ये सब वसूली मास्टर हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। तो फिर उसके बाद आज तक उनका पैसा ना वापस हुआ, ना कि उसमें कोई प्रक्रिया हुई है। और ये सब उल्टे सीधे काम चल रहे हैं। चारों तरफ फोन आ रहे हैं, मेरे पास भी आए कि छोटे लाल, फलाने लाल, जाने कितने लालों के फोन आए, हम तो जानते भी नहीं। छोटे लाल जाने क्या नाम बताया, बोले मुख्यमंत्री से मैंने गाँव सारी चीजें। जो भी समस्या इकाइयों की होती है, जो भी कर्मचारी समस्या होती है, हम तुरंत रजिस्टर भाई से संपर्क करते हैं कि ऐसी समस्या हम उस आदमी को भेज रहे हैं, या हमने फोन से ही कह दिया कि भैया ये समस्या है, चाहे जेदी साहब हो, चाहे एसर भैया हो, चाहे शिशिर भैया हो, चाहे दूसरे शिशिर भैया, शिशिर मौर्य भैया हो, और कई लोग ऐसे हैं, सारे लोग साथ देते हैं। और भैया से इतना ही कहना चाहूंगा कि जहाँ भी अब जो प्रक्रिया, जो यहाँ की चुनाव की प्रक्रिया है, इसके बाद जो प्रक्रिया होगी यहाँ के भी चुनाव, कहते कोई तुम्हारे ये आया, हमने क्या करने दिए। तो ये भ्रांति लोगों के दिमाग में अगर है कि सीताराम यादव के द्वारा लिखा गया है, तो सीताराम यादव जी हमारे गोरखपुर के एक अध्यक्ष हैं और हमारे साथ है। वो गलती से परिवार में पड़ गया है, उन्हें एक्सपोज किया, तो इसमें भ्रांति में ना पड़े। दूसरे अभी जो शिलेश जी ने बताई बात कि एक दिन तनख्वाह वाली बात ये, तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम लोगों के साथ में थे कि तरफ झगड़ा लड़ाई चल रही, पिछले मंगल की बात थी, एक हफ्ते ही तो हुआ मेरे ख्याल से, दूसरा हफ्ता। तो उसमें ये हुआ कि हम लोग भी बैठे रहे वहाँ पर सेतु निगम की स्थिति को संभालने के लिए, कि सेतु निगम की बदनामी जो इस तरीके की हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए शासन और सरकार में। तो एमडी का भी बयान आया, या हमारी डिबेट एक लगी थी इंडिया, उसमें लाइव इंडिया में आई, उसमें भी हमने ये बात कही कि भाई घटनाएं तो हमारे यहाँ होती रहती हैं, हमारे अपने आदमी मरा करते हैं दुर्घटनाओं में, ये पब्लिक में अपनी जो गिरे हैं इसकी वजह से इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। हमें खुद इस बात की शर्मिंदगी और दुर्घटना की नहीं होना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में ये बात आई कि प्रेस रिपोर्टर्स ने घेर लिया सब, जब एमडी को सारे टीवी वालों ने कि भाई आप बताइए कि इसमें आपका वर्जन क्या। भाई एमडी ने भी स्वीकारा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हमारी हुई है और उसकी जांच हो रही, जो कार्रवाई होगी। तो वो कुछ मतलब एक्सपोज ऐसा करना चाह रहे थे, आपने मीडिया में देखा कि सेतु निगम को सबसे बेकार एजेंसी बता रहे थे, और सरकार हमको काम नहीं देना चाहती, ठेकों को देना चाहती है। हम अपने सर्वाइव सेतु निगम को ब्लैकलिस्ट कर दो, इनको काम मत दो। तब उन लोगों को उस वक्त सुझाव आया कि भाई हम लोग भी दुखी हैं इस बात के लिए, तो एसोसिएशन के डिप्लोमा होल्डर थे कि भाई हम लोग इसमें उनके दुख में शामिल हैं, और हम लोग एक दिन का वेतन अपने से, वो जो परिवार मरे हैं जिनका कोई कसूर नहीं था, और उनके परिवारों के लोगों को हम लोग, भाई मुख्यमंत्री ने 5 लाख की बात है, सही है, कोई आदेश जारी करके हम कत्लेआम नहीं कर सकते। यहाँ पर मुख्यालय पर भी चूंकि मैं ही देखता हूँ, ये मामला मेरे सामने आया, उस आदेश की कॉपी लगाई, रजिस्टर में लगा दिया गया, रजिस्टर में चिपका दिया गया, पूरे ऑफिस में घुमा दीजिए। जो लोग सहमत हैं वो अपने हस्ताक्षर कर दें, जो नहीं सहमत हैं वो अपने हस्ताक्षर अलग कर दें। जो लोग देने के लिए शिक्षा से सहमत हैं तो उनका पैसा अंशदान ले लिया जाएगा, जो नहीं सहमत है उसका अंशदान नहीं लिया जाएगा। ये काटने वाला जो शब्द है वो जल्दीबाजी में या हड़बड़ी में जैसा भी लिखा हुआ होगा, इसे अन्यथा न ले। इन चीजों को अगर कहीं इस तरह की कोई चीज हो रही है तो उन्हें जरूर संज्ञान में लाए। जो सहमत है, देना चाहते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है किसी के साथ भी। 1 रुपया आप देना चाहते हैं स्वागत है, 1000 देना चाहते हैं स्वागत है, नहीं देना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है।
तो इसलिए वो तो चलिए जिस समय में जिन काल देश काल परिस्थिति के हिसाब से कभी जो चीज हो जाती है, गड़बड़ी में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है, घर की बात है, वो घर में ही समाप्त हो जानी चाहिए। इसे आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू। नहीं बनाता मुख्यमंत्री कार्यालय से पता लगा के कि पैसा जाएगा कहाँ, इसको लेगा कौन है पैसा, पैसा तो इकट्ठा हो जाए काट के, लेकिन देंगे हम किसको? मुख्यमंत्री राहत कोष का अकाउंट नंबर, बैंक का खाता, जहाँ पे जमा होना था वो सब पता लगा करके आए, पैसा जमा भी हुआ। बाद में लोगों ने भेजने में पैसा इतना विलम्ब कर दिया कि वो अकाउंट उन्होंने गवर्नमेंट में फ्रीज कर दिया, तो वो पैसा संबंधित इकाइयों को वापस करा दिया गया। इसलिए कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं है। जिसकी सुविधा हो, जिसकी श्रद्धा हो वो देना चाहे, और जबरदस्ती अगर कोई कहीं काट रहा हो तो आप लोग हमारे संज्ञान में लाए। धन्यवाद। उसका ओवर टाइम नहीं देंगे, एक ओवर टाइम ही होता है हम लोगों का, वो 200 रुपए ओवर टाइम नहीं देंगे, मगर वो ठेकेदारों को बिल फर्जी बना के और उसे फायदा पहुंचाएंगे, निगम को घाटा पहुंचाएंगे, निगम को तोड़ने की साजिश रहती है। ये कर्मचारी हमारा पूरी तरह से मेहनत करता है साइड पे, भ्रांतियां ये फैलाई जाती हैं कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहता है। ये आप, क्योंकि आप लोग मुख्यालय में, मगर वो सच बोलते हैं इसलिए उन्हें खराब लगते हैं। देखिए इससे ये बात तो निकल के आ गई कि आप सभी लोग सच बोलेंगे, अब ये तय हो गया। और जहां तक शैलेश जी ने ये बात उठाई कि 46 डिग्री टेम्परेचर में साइटों पे कोई व्यवस्था नहीं है, आप सभी लोग अपनी साइटों का एक वीडियो बनाएं और इसको यहाँ भेजें। आपकी साइटों पर, आपकी पुलों पर लाखों रुपया TSA और GSA के मद में बुक किया गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग इस चीज को इकाई प्रभारी को बता दें कि मैं मैदान का वीडियो बना करके भेज रहा हूँ, तो फिर उनको मैदान में ही भेजेंगे। और जहां तक बची बात यह है कि जो PRW की बात मैं भी थोड़ी देर पहले कह चुका था कि इकाई में कर्मचारियों को DPM से मिलकर के इस तरह की बात कर लीजिए। मान लीजिए किसी इकाई में 40 आदमी है, तो ये पूरी नौकरी, ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत उसका खंडन किया, मैंने उनको चिट्ठी दी, मैंने कहा जो कर्मचारी साइट के लिए है उसे साइट पे भेजिए, या वो को कहे तो उसको यहाँ पे लीजिए, वो रिटायर हो गया, उस अधिकारी का खाना नहीं बनाने जाएगा, तो इसको उसके बता रहे कि बहुत बड़ी पावर थी, ये था वो था, कि मतलब वो किसी के दबाव नहीं आते थे। तो मैंने सीधे पहले चिट्ठी उनको दिया, अपने DPM साहब को, फिर CPM साहब को, एक भैया को कॉपी की। इसके बाद हमारे पास भैया ने टाइट किया, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और आदमी तो आया, एक दिन के लिए आया, रात में आया और वापस चला गया, क्योंकि उसका फोन आ गया MD साहब के पास। इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को सीधे अवगत कराया, ऐसी संभावना है। उन्होंने कहा तुरंत हमें चिट्ठी लिख के भेजिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। हुआ क्या कि उसमें पेच ये फंस रहा था कि हमारा कर्मचारी नब जाता, इसलिए मैं उस पर ढीला पड़ गया, मगर वो कर्मचारी आ चुका है, अब पूरी तरह से अपने यहाँ साइट पे ड्यूटी कर रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है। मैं यही चाहूंगा, जो भी सारी इकाइयों में हमने कई जगह देखा है कि घरों पे ड्यूटी कर रहे, जो रिटायर हो गए उनके घरों पे लगे हुए हैं, सबसे पहले उन कर्मचारियों को लिस्ट बनाइए, उसको संज्ञान में लीजिए, उनको बुलाइए तत्काल, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की बदनामी हर जगह हो रही है कि ये काम करना नहीं चाहते। चीजें ये हो रही कि एक बात बहुत साफ बता दीजिए, अपनी इकाई में जो भी अकाउंटेंट हो मुझसे बात कर लें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई भी वेतन निर्धारण वहां से चल करके मुख्यालय नहीं आएगा, वो इकाई स्तर पर होगा। DPM और लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी जो भी होंगे करेंगे। ACP उनके क्षेत्रीय, चूंकि एक स्तर ऊपर की चीज है, ACP उनके क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय से अनुमोदित होगी, बस। JMD के पास वो उसको सूचनार्थ के लिए दे सकते हैं। अब JMD के पास ही फंस रहा है सर, तो उनको अनुमोदन के लिए उनके आएगी, तो उनसे सामान्य अनुमोदन करा दें। मुख्यालय से इसका कोई नहीं है, वो लेकर के कागज आए अपना और सीधे करा लें, उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उनमें तरीका एक ये अडॉप्ट किया जाता है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बना करके जो भी आए JMD क्या से उसको दिखा करके और उसका अनुमोदन करा दें। मुख्यालय पर किसी भी प्रकार का वेतन निर्धारण में जब छठे वेतनमान का कर रहा था, उसी समय मैंने इसे मुक्त करा दिया था। देखिए उस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से हम कोई चर्चा नहीं करेंगे।
है ना। पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी पैसों की, अब पैसों की बात न करें, काम की बात करें और थोड़ी देर में खाने की बात करेंगे। दूसरी बात ये कहूँगा, मेरी व्यक्तिगत समस्या है, मेरी व्यक्तिगत, मैंने आज तक नहीं कह पाई क्योंकि आज हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम गौरी शंकर जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी 2011 में, मगर मैंने कार्रवाई नहीं की, अपने एक संगठन को तोड़ना हो जाता है। मैं आपकी बात मैं इसरत भाई ने, मैं पूरी बात कह लूं, पूरी बात कह लूं। इसरत भाई ने मुझे रोका, बोला तुम हमें चिट्ठी दो, तो मेरा भुगतान हुआ है 35-36 हजार रुपए करीब हुआ है, 35-36 हजार ऐसे ही हुआ। मुझे अभी डिटेल भी नहीं मिली इसकी। 2013 मेरे चेक का मतलब मेरे जो बीमे भुगतान था वो हो चुका था, हमें 16 में चेक मिल रहा, वो एक भी चिट्ठी नहीं इसके बीच में डाली गई कि आप अपना भुगतान ले लीजिए या कुछ भी है। ये गलतियां हैं। मैं चाहता तो एमडी साहब से भी मिल लेता, मैं चाहता तो शासन में भी चला जाता। उसके बाद आरटीजीएस भी होता है। दूसरी बात, मेरे पिताजी 14 जुलाई में खत्म हुए थे। अप्रैल से 1 लाख का बीमा हो गया, शायद 1,100,000 रुपए कटने लगे थे। पहले क्या कंडीशन रही, उसके बाद भले ही वो 1 महीना हो चाहे 1 दिन का हो, अगर उसका 1 महीना हो चाहे 1 दिन का हो, कटा है तो उसे पूरा मिलना चाहिए। तो हमें 36,000 का कैसे भुगतान हुआ, ये चीज हम पूछना चाहते हैं। 2011 में सेतु निगम का LIC के साथ एक विवाद हो गया। जो पहले हमारी कटौती 20 रुपए और 50 रुपए होती थी, जब हमने 100, 200, 400 किया तो LIC ने उनकी मृत्यु की दरों को निकाला और निकालने के बाद हमें बताया कि सेतु निगम की मृत्यु दर बहुत अधिक है, हम इन शर्तों पे आपका बीमा नहीं कर पाएंगे। 2011 से और 2013 तक इस मामले पर सारी रस्साकसी और लड़ाई झगड़ा चलता रहा। जैसे ग्रेच्युटी के बारे में आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो केवल नियमित का मिलता था, और जब दैनिक वेतन का शुरू हुआ उस बीच में 3-4 साल लड़ाई चली, शासन में मुकदमा कचहरी सब हुआ। 2013 में उन्होंने 1,83,00,000 रुपया फाइनली वापस कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम बीमा नहीं कर सकते, कुछ हो जाए आप जाइए, आपका काम जाने, हम इसका पैसा नहीं ले सकते, आपके यहाँ बहुत आदमी की मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। उसके बाद SBI लाइफ से उसके बीमे की व्यवस्था की गई और आगे का काम आगे चला। अब सवाल ये उठा कि 11 से 13 के बीच जो लोगों की मृत्यु हुई, उन केसेस में इक्का दुक्का मामलों को छोड़ करके, क्योंकि वो एक लीगल मैटर था, उस मामले को हम लोग इलाहाबाद में भी ले गए, हमारे जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनके साथ भी उठाया गया। और अभी कल भी एक मामले में, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि भुगतान, हमने एक विकल्प उनको दिया था, बजाय ये मैंने कह दिया था इसका लीगल एस्पेक्ट वो देख लेंगे, क्योंकि मैं कानूनी रूप से कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ। मैं मानवीय आधार पर ये इतना कर सकता हूं कि मुकदमा कचहरी अपनी जगह चलता रहे। और इस बीच हमने और अध्यक्ष जी ने भी ये प्रपोज किया कि 1,83,00,000 जो रुपया है मुख्यालय को दिया गया है, वो रुपया हमें ट्रस्ट को दे दिया जाए, और जिस तरह के कोई मामले आते हैं प्राथमिकता के आधार पर हम उनका निस्तारण करें। इस मुद्दे को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे स्टैंडिंग काउंसिल साहब जो है वो प्लीड कर रहे हैं, और LIC को उनका नोटिस दे दिया गया है। ये 11 से 13 के बीच के जितने मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और अज्ञात मामलों को भी लोड करते हुए उसको उसमें शामिल कर दिया गया है। उसके लिए थोड़ी हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शीघ्र उसमें कोई न कोई निर्णय आ जाएगा, उसके हिसाब से हम उनको भुगतान करेंगे। धन्यवाद। सब लोगों को पढ़ा। हमारी 3 समस्याएं हैं साहब, मैं आपको फोन माइक पास करो। एक तो हमारे यहाँ दलालों की भरपाई, DPM साहब के पास में 2 लोग ऐसे हैं साहब जो 24 घंटा सामने कुर्सी पे बैठे रहते हैं, और DPM साहब इतने कान के बच्चे हैं कि वो उनकी ही बात को लेके चलते हैं। जैसे माननीय निगम साहब ने बताया कि BRW वाले काम नहीं करते, DPM साहब का उद्देश्य रहता है कि चाहे सरकारी वाहन हो चाहे और कोई काम हो, वे BRW से करवाती है। दूसरी बात, तो हमारे यहाँ चौकीदार लगे हुए हैं, चौकीदारों से ड्यूटी करवाई जाती है और उन्हें संडे नहीं दिया जाता है।
तीसरी बात मैंने आपको काफी दिन पे बताया था फोन पे कि ठेकेदार इतने बढ़ा दिए गए हैं कर्मचारियों को चला देते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे। दूसरी बात चंबल में जैसे आपने भी बताया था कि चंबल की स्थिति साथ है कि 3 दफे चादर उड़ चुकी है। कर्मचारी 3 दफे जो है घर से बेघर हो गए, कहीं चारपाई भाषण होगा, लेकिन वहाँ कोई उनकी रहने की व्यवस्था आज तक नहीं। जब आ जाए तो फिर इटावा में राजेंद्र जी देखते नहीं है, खड़े होके बताइए। राजेंद्र जी ये जो बता रहे हैं वही डीकेएम के पास जो बैठे रहते हैं लोग, वही जो तुमने भी बात बताई थी, यह जहाँ चलिए वो अभी हम आपको बताएंगे। हाँ बाद में बताओ और साथ में निवेदन है कि उनके ऊपर कंट्रोल करिए। नहीं तो साहब मैंने आपसे उसे भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं वहाँ जूता चलेगा। तो ठीक है, मतलब मैं सिर्फ आपका सहयोग चाहता हूँ और ढेर सारी बातें हैं जो सब लोग कर चुके हैं, इनके लिए मैं आपके साथ हूँ, तन मन से मैं आपके साथ हूँ। आवश्यकता पड़ेगी तो जूता चलेगा। कमरा बंद करके उसको ठेकेदार को मार लो, बस खत्म बात। हमारे आदमी उसको हटा दो, कर लो। अगर साहब कर्मचारी जाए तो कर्मचारी अपनी बात नहीं कह सकता कि ठेकेदार हट नहीं समझा दो। कुछ ऐसी गोपनीय बातें होती हैं जो कि कर्मचारी अपने अधिकारी से कहेगा, लेकिन ठेकेदार वहाँ से हटता ही नहीं। ये बता देना कि आज यह मीटिंग में बात उठी है, आप अपने दलालों बिठाना बंद कर दो ठेकेदारों को, और कोई कर्मचारी तो उससे सम्मान से बात करो, नहीं करोगे तो ऐसी तैसी कमाई होगी। ठेकेदार बैठा तो और रही बात, मैं केंद्रीय अध्यक्ष जी से बात एक साथ कह रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ, और पूरी इटावा यूनिट से कोई भी बच्चा आपके खिलाफ नहीं जाएगा, मैं आपके साथ हूँ और नंबर वाले हों चाहे 2 नंबर वाले हों, बस हो गया। चटनी है सर पूरी को देखो वहाँ से आ रहे हैं। संगठन हम लोगों के जुझारूपन से चलता है, तथा समय समय पर समस्याएं भी आती हैं। जैसे कर्मचारी साथी हमारा कोई भी है तो हम हर समय उसके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। जो लोग इतनी भ्रांतियां उड़ाते हैं, जिनका मसीहा बनते हैं, धौला कुआं से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट तक माननीय अध्यक्ष महोदय के उसमें निर्देशन में, और वैसे भी अगर हमने कर्मचारियों के सहयोग के लिए कोई सहयोग किया है तो कभी अध्यक्ष जी की तरफ से कोई आपत्ति या ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। कानपुर वाले कर्मचारी जो आज इस पोजीशन में हैं और निगम में सर्विस कर रहे हैं, भले ही 15,750 में कर रहे हैं, उसमें भी हमारे संगठन का सक्रिय योगदान है। क्योंकि हम लोग धौला कुआं पे थे, हमारे साथी जो दिल्ली के हैं, काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज के गवाह होंगे। हमने कितने जुझारूपन से चंदा करके उनकी उस सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, तब जाके वो लोअर कोर्ट में हुआ था, जिसका ढिंढोरा आज दूसरे संगठन के लोग पीटते हैं, जिनकी नियत पे भी सका। हम तो उनसे किसी से 2 पैसे की उम्मीद नहीं,
निष्पक्ष करते हैं किसी भी कर्मचारी से आज तक किसी काम के लिए, और संगठन के नाम पे, संगठन की एकता के नाम पे हमारी पावर है, हमारी शक्ति है। सेतु निर्माण इकाई बरेली में किसी कर्मचारी की कोई भी समस्या होती है, हम लोग उसका तत्काल निस्तारण करने की कोशिश करते हैं और निस्तारण करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे डांट सहनी पड़ती है, तो मैं सभी को कहता हूँ व्यक्ति विशेष को ना होके अपने संगठन को मजबूती प्रदान करें। जय हिंद, जय श्री। आए हुए समस्त अध्यक्ष मंत्री सभी साथियों को मेरा भाइयों, मैं अध्यक्ष जी से यही चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की समस्या जो इकाई स्तर की है उसमें विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है। कैजुअल के स्टोर मुंशी, कैजुअल के इंजीनियर, कैजुअल के अन्य कर्मचारी लगाकर कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। कर्मचारी, सारे कर्मचारी काम करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं और उसका रिकॉर्ड भी है कि काम क्या किया है। इसके बाद भी अधिकारी जो है कर्मचारियों को कहते हैं काम नहीं करते, उसका सारा बिल जो है ठेकेदार पर बनाकर अब अंदर बांट किया जाता है। इसमें भी कंट्रोल होना चाहिए। पहले 92 से उठा के 2006 और 7 और 3 और 4 और 5 6 7 देख लीजिए, 45 सूत्री मांग पत्र हुआ करता था और साल में 6 बार प्रोग्राम करना पड़ता था। और जब शाम को होता था तो शाम को एक चीज मिल गई, चले गए। इतनी 45 समस्याओं को लगा करके सबको बराबर खड़ा कर दिया है। अभी चाहते हैं कि नहीं ये करा रहे फलाना, जब तौबा कर लेकिन इसके पीछे जाना हो जाओ। खाली ब्लैकमेलिंग, देखिए ब्लैकमेलिंग हमारे साथ नहीं चल पाएगी, ना ब्लैकमेलिंग करते ना कर्मचारियों भाई जिंदाबाद, 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 भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निगम भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयदी जी संघर्ष करो, जयदी जी संघर्ष करो। प्रशासन मुर्दाबाद। और रही बात ये कि अगर जिसके दिल में संशय हो, जो आदमी करना चाहते हो, हम हमारे यहाँ 365 दिन हम लोग काम करते चले हैं, बल्कि 20 साल से 365 दिन से ज्यादा रोज काम कर रहे हैं। साल में हर दिन ऐसा नहीं होता होगा जितने दिनों में हमारे पूरे क्वार्टर के लोग मिलकर के सैकड़ों समस्याओं का समाधान ना कराते हो। अभी जैसे आजम खान कह रहे थे कि जिसको जहाँ जो आज तक के भाई हम लोगों ने समस्याओं का समाधान किया, समस्या को खत्म किया है। पता चला कि भाई अभी जैसे बताया था हेडक्वार्टर में कब्जा हमारा नहीं था, हमारे हेडक्वार्टर में कोई नहीं था, तो सब आदमी परेशान रहते थे। पूरे इकाइयों में, हर इकाई में एक 1-2 आदमी सस्पेंड रहते थे हमेशा। क्या करते थे? झोला लेकर के। तो झोला लेकर के चलने वाली आदत तो हमने करा दी खत्म। अब टेलीफोन पे काम होता है, पहले लोग दलालियां कराते थे, बैठे लल्ला पूछ लीजिए, तमाम लोग लल्ला को आते थे कि वो पैसा भी लेते थे, किराया भी लेते थे, खानगी का पैसा भी लेते थे यहाँ पर डे। खाने का पैसा, किराया जी, आने जाने का पैसा और वकील साहब को पैसा देना है, इतना जी को देना है, इतना ये देना है, पैसा देना। वो सब चीजें हमने खत्म करा दी। उत्पीड़न जो था, उत्पीड़न नाम की चीज अब कर्मचारियों की नहीं रहेगी। अब उत्पीड़न कर्मचारी अगर हमारा करना चाहते हो तो बात दूसरी है। नहीं, कुछ लोग भ्रमण करते हैं और जिसको किया, जिनकी बातें कर रहे, जिनकी बातें कर रही हो, चाहे वो कोई हो चाहे वो कोई हो, सबको रेगुलर किसने कराया? सैनिक वेतन ग्रुप भी किसने कराया? रेगुलर कराया, कोई पैसा नहीं लिया, सीनियरिटी लिस्ट बनवाई, सीपीएफ का काम कराया, ग्रेजुएटी काम कराया, जो भी और चीजा जहाँ रिटायरमेंट को अगर सम्मान मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, तो किसने कराया? किसकी है हिम्मत की जाके करा के निकाल के चले जाओ। और नहीं होता तो भी आप लोग तय कर लीजिए, सब लोग जिसको जाना हो कह दीजिए कि हम लोग तय कर लेते, जिसका साथ देना हो साथ दे दे जा करके, और 2 साल हम लोग खाली बैठे जाते हैं। देखिए हमने तो 2 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में यही लोग कहते हैं कि अगर ढीला छोड़ दीजिए तो पता नहीं क्या हाल होगा।
यही छोड़ दीजिए खाली। अगर यही छोड़ दिया जाएगा तो दोबारा कोई हम खुद नहीं पकड़ सकते। हम ये बात खुद कह रहे हैं कि हम खुद ये बात नहीं पकड़ सकते। अगर कोई बात हो गई, कोई भी अगर मृतक आश्रित बंद हो गया, कुछ हो गया, कोई भी मामला आ गया, तो हम खुद जो आज चला रहे हैं वो खुद नहीं पीछा दौड़ के पकड़ पाएंगे। आप खुद नहीं संभाल पाएंगे उस समय। तो उसके बाद भी लोगों को नहीं, जो खुदगर्जी करे, जो 420 करे, उसका न साथ लीजिए और न दीजिए। तीसरी बात ये, जो फिक्सेशन होगा, 7वां वेतन लगेगा, फिक्सेशन होगा, तो मैंने सबसे ये बात कही है, सब लोग अपने अपने लिस्ट बना रहे कि जो लोग आपका 7वें वेतन के संबंध में सोमवार को होने वाली मीटिंग में सहयोग करते हैं, या जो लोग आपका सहयोग करें उनकी लिस्ट अलग बना लीजिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी लिस्ट अलग बना लीजिए। हम केवल उन्हीं का काम करेंगे जो हमारे साथ हमारे चेंज कर देंगे। फिर सीधे खुदगर्जी की बात आएंगी कि फिर सीधे पॉलिसी चेंज कर दो, हम तुम्हारा काम सुनेंगे नहीं। जाओ, तो ऐसा है जितना हम लोगों ने हाथ लगा के ठुड्डी लगा के काम किया है, लोगों का मतलब समझ ही नहीं आ रहा किसी। नहीं तो जब खुलेआम पैसे की चर्चा हो रही, पीके लाल अभी कह रहे थे, पीके लाल कह रहे थे उसमें हम भी शामिल कर दिए गए, तब वही आदमी की आदत पड़ी है। आप देखिए कि कोई भी आदमी हो, चाहे मुख्यालय में लोग बैठे हो, कि हमारे पिछले 20 साल में आज तक हमने एक हफ्ते की छुट्टी नहीं ली है, किसी काम से नहीं गया होगा। कोई बता दे, माइक का नाम बता दे कि छुट्टी गए होंगे। हर आदमी अपना अपना काम करके निकल जाता है, कहीं शादी में चले जाता है, कहीं घूमने चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। 20 साल में हमने एक छुट्टी में नहीं ली है अपने काम के लिए। और जिस तरीके से हम तो छोड़िए, जिस तरीके से हमारी वजह से, हमारा साथ देने की वजह से पूरे भी मुख्यालय का या पूरे सेतु निगम के लोगों का माहौल बना, मन बना कि जो इशरत भाई की भावना चल रही है कि हम लोग बगैर पैसे काम कराएंगे, बगैर किसी काम कराएंगे, चाहे वो अकाउंट सेक्शन हो, चाहे बाबू वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो हमारा यहाँ। उसके बाद भी लोगों की आदत पड़ी है दलाली कराने की और दलाली सहने की। पैसा ले लो तो सोचते ये काम करेगा। पीके लाल जी बैठे तो अभी बता रहे थे, जो वृत्तांत सुना रहे थे, लुधियाना में हमको मिले। जब हम लुधियाना गए तो वही इन्होंने बात कही कि भैया हमने 500-500 रुपए हमने करके दिए थे। जब वहाँ मीटिंग हुई और तब वहाँ पर ये बात तय हुई, क्या ऐसा है कि वहाँ दैनिक वेतन के लोग थे, उन्होंने कहा साहब ऐसा मुझको ग्रुप भी करा दीजिए। आप लोग 5,000 से 15,000 रुपए की डिमांड वहाँ दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, खड़े बैठे थे। उसकी वीडियो फिल्म में मेरे हमारे साथ किशोर पांडे जी गए थे, हम लोग जम्मू तक गए थे और कहा कि 5,000 से लेके 15,000 रुपए अभी तक हम देने तैयार हो, अब हम लोग ग्रुप भी करा दिए। हमने कहा तुम लोग ग्रुप भी नहीं होगे। मेरा अल्फाज सीधा यही था, नहीं होगा। क्यों नहीं होगे? जब तक के यहाँ के ये जो लोग बचे 350 आदमी जब तक ग्रुप भी नहीं होंगे, उसके बाद ये जब हो जाएंगे उसके बाद कांटेक्ट वाले करेंगे। कहने नेता जी आप कर लीजिए, आप तो बड़ा साफ मना कर दे रहे। हमने कहा कि हम इसलिए साफ मना के दे रहे हैं कि हम तुम्हें से झूठ नहीं बोलना चाहते, बेवकूफ नहीं बनाना चाहते। अभी लाल साहब कह रहे हैं कि हमारे आज से 10 साल पहले भागलपुर में पैसा लिए गए थे, आज तक हिसाब देते फिर रहे। अभी हम तुमसे पैसा ले ले, तुम कहोगे यार इशरत भाई बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तुम लोग आदि इसके हो। अब तुम्हें साफ मना कर रहे हैं कि अभी नहीं होगा, तुम्हारा बाद में जब हो जाएगा उसके बाद होगा तुम्हारा। तो साफ वही बुरी लगती है लोगों को। और एक पैसा नहीं दिया किसी ने ना पैसा लिया। और बल्कि मेरे ख्याल से जो नागपुर वगैरह में लोग रहे, बॉम्बे में, वो मुन्ना भाई और जाकर के संतोष और उस्मान खान ये जाके 40,000 रुपए लेके आए थे गुलाब से, गाड़ी वाले उस्मान गुलाब से लेके आए थे, इसी नाम पर। तो हमने तो जीरो खुद किया और बल्कि जो बदनामियां थी उनको खत्म किया, एक अच्छा माहौल तैयार करके किया है। आप लोग साफ सुन लीजिए कि जो भी आप फिर मतलब ये कड़वी बात लग रही है कि जो भी चाहे निगम साहब बैठे हो, चाहे शिशिर बैठे हो, चाहे जितने भी हमारे साथ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ये सिर्फ बात करके कह चलते हैं कि जितनी देर आप अगर बैठ करके इस तरीके से काम चल रहे, हम उतनी देर आपके साथ खड़े, उसके बाद हम बाहर खड़े। माहौल को खराब करने की बात होती है तो उनके नाम लिस्ट नोट कर रखिए। ये एक भावना है, ये यूनियन के परिवार की भावना के साथ यूनियन चल रही है। ये यूनियन की ना इनका प्रोफेशन है ना मेरा प्रोफेशन है ना। अगर प्रोफेशन होता तो यही अभी सबसे बयाने लेते रहते, सबको बेवकूफ बनाते रहते। जो आज हम खड़े होकर के सरेआम कहते हैं कि कोई माई का नाम बता दे कि हमने 1 रुपया लिया है या मैं किसी पदाधिकारी ने किसी काम से 1 रुपया लिया है, और सारे के सारे यहाँ से लेके पूरे पहले यही होता था। उस माहौल को खत्म। और पहले ये होता था आप हमारा डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए,
आप चले जाइए, पीडब्ल्यूडी चले जाइए, किसी डिपार्टमेंट चले जाइए, कहीं भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपका नाम यही लिया था कि सेतु निगम में जो एम्प्लॉय यूनियन है उसका मुकाबला कोई नहीं करने वाला है इस मामले में। कोई भी आदमी हो, अगर कोई आदमी कहता है तो उनसे पूछो कि बेटा ये बताओ कि आज तक तुम रेगुलर कैसे हुए, ये सहन सीमा छूटी कैसे, ये सीनियरिटी लिस्ट बनी कैसे, ये सीटीएफ के कागज पूरे कैसे हुए, ये ग्रेजुएटी कागज किसने पूरे कराए, किसने पैसे तुमसे लिए, कहां से हुआ है, किसने कराया, किसने पैसे ले लिया। अगर ये कहते हैं कि इस तरह चीज नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आज अग्निहोत्री जी हमारे उनको एनसीपी का वो नहीं रख पाया, उनकी 1 जनवरी की एप्लीकेशन लिखी रखी मेरे पास, 8 जनवरी को उनकी डेथ हो गई, उनका एनसीपी का लाभ नहीं मिल पाया। 20 साल उन्होंने हमारे साथ काम किया, क्या मिल गया उनको, उन्होंने भी अपना घर छोड़